जो आज हमारा टॉपिक है ना वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, मतलब लंबा नाम है थोड़ा सा, एंड लाइक इट लुक्स लाइक इट इवन फील्स वियर्ड, लाइक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। तो बट इस पर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इट्स लाइक अ रियली इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है हमारे पास जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों को ना कंबाइन करता है और H2CO3 बना देता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। ठीक है, तो दिस इज़ आवर इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो दिस इज़ आवर कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो द थिंग इज़ कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है ना, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में पड़े होते हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स इन दोनों एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ आवर एंजाइम। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स इज़ अ क्लास ऑफ डायूरेटिक्स। ठीक है, इट इज़ द क्लास ऑफ डायूरेटिक्स दैट एक्ट्स इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये वहाँ पे एक्ट करेंगे हमारे पास। तो जब ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्ट करेंगे तो मतलब ये बहुत अपस्ट्रीम एक्ट कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग लाइक वेरी अपस्ट्रीम। ठीक है ना, लाइक आप इस चीज़ को देखें कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद लूप ऑफ हेनले भी आती है, उसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स आ रही हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रही है। तो इन डायूरेटिक्स की एफिकेसी जो होती है ना, वो जितनी होनी चाहिए ना उससे कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रग्स की। तो इसका जो प्रोटोटाइप ड्रग है ना, उसको हम कहते हैं एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड इज़ द प्रोटोटिपिकल ड्रग ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर क्लास। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे दो ड्रग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड। ठीक है, तो तीन नाम हो गए हैं, एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड। ठीक है, ये तीन होते हैं। इसके अलावा दो और ड्रग्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डाइक्लोरफेनहाइड्रामीन एंड मेथाजोलामाइड। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट वो दो भी होते हैं। ठीक है ना, मेथाजोलामाइड एंड डाइक्लोरफेनहाइड्रामीन। ठीक है ना, ये दो ड्रग्स भी होते हैं। तो उनको याद, अभी तीन नाम याद कर लें आप, इनफ है। ठीक है, जो हमारे पास डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड, ये दो ड्रग्स जो है ना, इन्हें हम आई के अंदर देते हैं टॉपिकली। ये नोट डाउन कर लें कि डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड, दीज टू ड्रग्स कैन बी गिवन टॉपिकली इन दी आई। ठीक है, बाकी एसिटाजोलामाइड हम सिस्टेमिकली देते हैं, वी आईवी में देंगे हम या ओरली देंगे, और इन दोनों ड्रग्स को हम टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे बात रही फार्माकोकाइनेटिक्स की, तो ये जो ड्रग्स होते हैं ना, ये सारे के सारे जितने भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं ना, दे आर वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द जीआईटी। इनकी जीआईटी की एब्जॉर्प्शन ना लाइक इट्स लाइक प्रिटी गुड। ठीक है, अब बात ये है कि जो ये क्या करेंगे, क्या ये सारे के सारे जो ड्रग्स हैं ना, वो यूरिन की पीएच को इंक्रीज़ कर देंगे। दे विल इंक्रीज द यूरिनरी पीएच, यानी कि ये क्या करेंगे, यूरिन को अल्कलाइन बनाएंगे। अब अगर आपको याद हो कि हम क्या करते हैं, जब एसिटामिनोफेन यानी कि पैनाडोल को हमने निकालना होता है बॉडी से, एक्सेलरेटेड रिमूवल करना होता है, तो हम यूरिन को अल्कलाइन करते हैं। तो अगर हम पैनाडोल के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देंगे तो पैनाडोल की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, रीनल एक्सक्रीशन। ये ड्रग इंट्रैक्शन का पॉइंट होता है। ठीक है, तो जो भी ड्रग यूरिनरी पीएच को इंक्रीज़ करेगा वो हमारे पास वीक एसिड्स की एक्सक्रीशन थ्रू द किडनी को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, अब बात यह है कि ये 30 मिनट्स के अंदर क्या करेंगे, यूरिनरी पीएच को इंक्रीज़ कर देंगे और मैक्सिमम इंक्रीज 2 आवर्स में ऑब्जर्व होगा। ठीक है, इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है सारे ड्रग्स के बारे में, कि इंक्रीज़ द यूरिनरी पीएच करेंगे 30 मिनट्स में और 2 आवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास मैक्सिमम पीएच का जो चेंज है ना वो ऑब्जर्व होगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम ना कुछ ड्रग्स की बात करते हैं, इसके अंदर एसिटाजिलोमाइड एक प्रोटोटाइप है और डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड ये दोनों के दोनों जो हैं, ये मतलब क्लास के बाकी ड्रग्स हैं ना। तो इन ड्रग्स में ना आपने क्या करना है, इन दोनों ड्रग्स को ना, मतलब इन दोनों ड्रग्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी क्या थी कि ये दोनों ड्रग्स हम टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, बट एसिटाजोलामाइड वी कैन ओनली अप्लाई दिस ड्रग सिस्टमिकली, ओरली देंगे सिर्फ हम इसे। ठीक है, आईवी में भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ 6 पॉइंट्स थे हर ड्रग के बारे में ना, तो वो पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट था कि हाउ दिस ड्रग रीचेज द साइट ऑफ एक्शन। अब साइट ऑफ एक्शन क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
तो ये ड्रग प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस तरह से आएगा? दिस ड्रग विल रीच द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाय प्रेशर फिल्ट्रेशन। जो किडनी होगी ना हमारे पास, वो क्या करेगी, वो सिक्रीट करेगी ड्रग्स को। इट विल, वो ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होगी जिसकी वजह से ड्रग्स जो हैं वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे, राइट। और जब वो ड्रग्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास देखें ना, वो ल्यूमन वाली साइड पे आ रहे हैं ड्रग्स, पहले ल्यूमन वाली साइड से एब्जॉर्ब होंगे और एब्जॉर्ब होके वो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाएंगे, ठीक है। अब वो ड्रग्स आ गए हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो सबसे पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इसको भी ब्लॉक कर देंगे और इसको भी ब्लॉक करेंगे। अब आप लोग इस बात को सोच रहे होंगे कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो हमारे पास सेल की सेल मेम्ब्रेन में लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, ये बाइकार्बोनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है H2O और CO2 में। और जो ये वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो इनसाइड द इंटरस्टिशियम है, ये इनसाइड द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये तो इसको फॉर्म कर रहा है H2CO3 को। तो मतलब एक ही एंजाइम दो तरह के अलग अलग काम कैसे कर सकता है? तो इसका आंसर ये है कि ये दोनों एंजाइम्स अलग अलग आइसोफॉर्म्स हैं, ठीक है। जो हमारे पास मेडुलर, जो ये वाला एंजाइम है ना, जो अंदर एंजाइम होगा और जो बाहर वाले एंजाइम होंगे, दीज आर डिफरेंट आइसोफॉर्म्स। जो ल्यूमिन के अंदर है ना हमारे पास, ये आइसोफॉर्म 2 होता है और इनसाइड द सेल ये आइसोफॉर्म 4 है। आइसोफॉर्म इज कॉल्ड द, मतलब सेम एंजाइम्स की डिफरेंट फॉर्म्स को आइसोफॉर्म कहते हैं ना, तो ये होता है। तो ये याद नहीं भी होता ये पॉइंट, इट्स टोटली फाइन। अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपने, ठीक है, ये हो गया। सबसे पहला पॉइंट क्या था, हाउ दिस ड्रग रीचेज द साइट ऑफ एक्शन। तो ये ड्रग कैसे आया साइट ऑफ एक्शन में? बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। नंबर 1 इज़ फिल्ट्रेशन, नंबर 2 ये एक्टिवली सिक्रीट भी होता है ल्यूमेन ऑफ द यूरिन में। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। पहला क्वेश्चन था हाउ दिस ड्रग रीचेज द साइट ऑफ एक्शन, तो बाय फिल्ट्रेशन एंड बाय एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब दूसरा पॉइंट था व्हाट इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ दैट प्लेस, कि वहाँ पे हो क्या रहा था ऑलरेडी। तो लेट्स डिस्कस द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ दिस प्लेस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास बेजल साइड पे ना एक सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है, ठीक है। दिस सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप विल एक्ट, एंड हर साइकिल के अंदर वो सोडियम को पंप आउट करेगा इनटू द ब्लड एंड पोटाशियम को इनसाइड द सेल वो पंप करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अंदर सेल के क्या होगा, सोडियम डेफिसिट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सोडियम की कमी हो जाएगी ना सेल के अंदर। तो जब यहाँ पे सेल के अंदर सोडियम की कमी होगी तो हमारे पास एक एक्सचेंजर जो एपिकल साइड पे है उसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर या सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्टर अब एक्टिव हो जाएगा क्योंकि सेल के अंदर सोडियम कम है। अब सोडियम कम होगा तो बाहर से सोडियम इनसाइड द सेल आएगा इस एक्सचेंजर की वजह से। तो जब बाहर सोडियम बाहर अंदर आएगा और अंदर से H पॉजिटिव आयन बाहर जाएंगे, तो यूरिन क्या हो रहा है, ल्यूमन ऑफ द यूरिन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। जब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज़ होगी तो H पॉजिटिव आयन कंबाइन करेंगे HCO3 के साथ और H2CO3 क्या करेंगे यहाँ पे कंबाइन करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से वो क्या कर रहे हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू H2CO3। अब वो H2CO3 क्या करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से H2CO3 में H2O और कार्बोनिक एनहाइड्रेज में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लिपोफिलिक सब्सटेंस होता है, इट विल रेडिली एब्जॉर्ब फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, वो बड़े इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन से। एंड आफ्टर इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल मेम्ब्रेन, तो वो सेल के अंदर जाके H2O के साथ कंबाइन करेगी एंड दिस साइकिल विल बी कंटिन्यूड, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे ना एक और एक्सचेंजर लगा होता है, दैट इज़ द बेस क्लोरीन एक्सचेंजर। अंदर से कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन, मतलब देखें ना, अब यहाँ से H पॉजिटिव आयन क्या कर रहा था, ये बाहर जा रहा था, ठीक है। तो अंदर हमारे पास HCO3 आयन्स की क्या हो रही है, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही थी। HCO3 आयन्स वर इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन। तो जब ये अंदर HCO3 आयन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी ना तो वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके बाहर जाएंगे, ठीक है। दे विल एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड। अब एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे बेस लिखा हुआ है, तो वी आर नॉट एंटायरली श्योर कि हमारे पास कौन से आयन्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है। बट स्टडी सेज कि वो HCO3, क्योंकि वो सेंस भी बनती है कि HCO3 ही जाएंगे बाहर, ठीक है। तो एक बात ये होगी, जब HCO3 इनटू द ल्यूमेन ऑफ द यूरिन में जाएंगे तो क्लोरीन इनसाइड द PCT चले जाएगी, राइट।
तो जब क्लोरीन इनसाइड द पीसीटी जाएगी तो हमारे पास ल्यूमिन के अंदर क्लोरीन की कमी हो जाएगी एंड ये क्लोरीन बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, राइट। तो अभी यहाँ तक मैंने आपको बताया इसके क्लिनिकल यूजेस की तरफ, ठीक है, कि दैट व्हाट आर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ दीज ड्रग्स, ठीक है। तो बड़ा इजी है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम इन ड्रग्स को देंगे ग्लाउकोमा में, ठीक है। अब ये सारे बात ये क्यों देंगे ग्लाउकोमा में, वो सारे ना काइंडली आप लोग नोट डाउन करते रहें कि वाई डू वी गिव दिस ड्रग्स इन ग्लाउकोमा। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास ना जो किडनी जो आई होती है ना, आई के अंदर हमारे पास जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, उस एंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर ना हमारे पास एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर लगे होते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि ब्रिंजोलामाइड और डोरजोलामाइड ये दोनों ड्रग जो थे ना हम आई के अंदर टॉपिकली इंस्टिल करते थे, मतलब आई के अंदर आई ड्रॉप्स की फॉर्म में देते थे। तो इसको हम ग्लाउकोमा में जब देंगे ना तो ये एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन को कम करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर के अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं ना वो बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो हमें ज़रूरत होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, तो वहाँ पे हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम इसे आई में देंगे तो वो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द एक्वस ह्यूमर कम कर देगा, हैंस वी कैन यूज़ दीज ड्रग्स इन ग्लाउकोमा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि दीज ड्रग्स आर यूज्ड इन एक्यूट माउंटेन सिकनेस। अगर आपको फिजियोलॉजी याद हो तो आपको हेस और हेप याद होगा, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस एंड हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। जब आप ऊपर माउंटेन्स की तरफ जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों ड्रग्स जो है ना दे कॉजेज़ वहाँ पे ना पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है, और उस एडिमा को ट्रीट करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। एंड उन कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को देने से हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कम हो जाती है, क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर भी बाइकार्बोनेट आयन का कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इसका सबसे मेन यूज़ क्या है ग्लाउकोमा, और इसका अदर यूज़ क्या है एक्यूट माउंटेन सिकनेस, हेप और हेस, HAPE, ठीक है। अच्छा, थर्ड इसका यूज़ क्या है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब ये मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं आएगा इस किसी को कि जब हम इस ड्रग्स को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में देंगे, ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कराते हैं, ठीक है। दीज ड्रग्स मतलब हार्ट फेलियर के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हार्ट फेलियर के अंदर ना बहुत सारी लूजिंग हो जाती है आइंस की ना, तो ये ड्रग्स क्या करेंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है हार्ट फेलियर में भी, एक्सेसिव डायूरेटिक थेरेपी में भी, ये कंडीशन इन दोनों में डेवलप होती है। तो जब हम ये ड्रग देंगे तो यूरिनरी ये क्या करवा देंगे अल्कलोसिस ये क्या करवाएंगे एसिडोसिस करवाएंगे। जिस बंदे को हार्ट फेलियर हुआ होता है ना उस बंदे को हम लोग ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे सकते हैं। वी डू नॉट गिव हिम ड्रग्स, वी डू नॉट, मतलब कुछ डायूरेटिक्स ऐसे भी होते हैं जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाते हैं और कुछ डायूरेटिक्स ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवाते हैं। तो फॉर अ पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर वी डू नॉट गिव ड्रग्स दैट कॉजेज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। हम वो वाले डायूरेटिक्स नहीं देंगे, हम वो वाले डायूरेटिक्स देंगे जो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाएंगे, ठीक है, ये होता है। अब ये किन कंडीशन में हो सकता है, ये हार्ट फेलियर के अंदर भी हो सकता है, और ये एक्सेसिव डायूरेटिक थेरेपी, ये दोनों चीज़ें दे विल लीड टू अल्कलोसिस। अभी हम जो हार्ट फेलियर होता है ना उसके अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक अल्कलोसिस डेवलप हो जाती है फॉर मैनी रीजंस, ठीक है ना। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट में हम ये वाले ड्रग्स देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, क्योंकि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराते हैं ना। और कुछ डायूरेटिक्स ऐसे होते हैं जो क्या करवाएंगे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाएंगे, उनको ट्रीट करने के लिए भी हम साथ में ये वाला डायूरेटिक दे देते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी। थर्ड इसका यूज़ है यूरिनरी अल्कलाइनाइजेशन। अभी तो मैंने आपको बताया था कि यूरिनरी अल्कलाइजेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे हमारे पास अगर हम यूरिन एसिडिक है बहुत ज़्यादा और उसको हमने अल्कलाइन करना है, ठीक है, सॉरी यूरिन अल्कलाइन है और उसे हमने एसिडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास टॉक्सिसिटी हो गई है किसी पेशेंट को, ठीक है ना, क्या कहते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम वीक बेस की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए भी हम ये दे सकते हैं। इट मेक्स सेंस, इट टोटल मेक्स सेंस, ठीक है। इसके अदर यूजेस क्या क्या हैं, इसको हम एपिलेप्सी के अंदर भी दे सकते हैं, हाइपरफॉस्फेटीमिया में भी दे सकते हैं, हाइपोकलीमिक पीरियोडिक पैरालिसिस, इन तीनों चीज़ों में भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इन तीनों ये तीनों जो है ना ये ऑफ लेबल यूजेस हैं, मतलब ये लिमिटेड से यूजेस हैं, इनकी कोई इतनी मेन इंडिकेशंस नहीं है। दे आर नॉट मेन इंडिकेशन, दे आर लाइक वेरी लिटिल इंडिकेशंस, ठीक है। तो ये ड्रग्स होते हैं वो, मतलब आपने ये मेन नहीं याद रखने, ये वाले जो येलो में है ना ये मेन यूजेस हैं, ठीक है। जो ये वाले हैं ना वाइट के अंदर, दीज आर लाइक लेस इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट नीड टू रिमेंबर। अगर ये भूल भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, ये ऊपर वाले नहीं भूलने चाहिए, ठीक है।
अच्छा, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग देखें कि ये हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल थी, राइट, दिस वाज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ये हमारे पास एक्ट कर रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ठीक है। अब जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है ना, वो सारी की सारी नेफ्रॉन में नहीं होता, इट इज़ जस्ट प्रेजेंट ओवर हेयर। तो डू यू थिंक दैट कि जो यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर अपना वर्क करेगा, उसके जो भी इफ़ेक्ट होगा वो बाकी सारे के सारे ट्यूबुलर प्रोसेसेस से ब्लंट हो जाएगा। इट मेक्स सेंस कि जितना भी यहाँ पे डायूरेसिस होगी वो यहाँ पे नलीफाई हो जाएगी। तो द एफिकेसी ऑफ दीज डायूरेटिक्स विल बी ब्लंटेड बाय द प्रोसेसेस ऑफ डिस्टल ट्यूबुलर प्रोसेसेस, ठीक है। ये डायूरेसिस इफेक्टिव इसलिए ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि ये बाकी सारी जो ट्यूब होती है ना, वो इनके इफेक्ट्स को कम कर देती है। क्योंकि यहाँ पे अगर 50 to 60% डायूरेसिस हो रही है तो वो जितने भी यहाँ पे बाइकार्बोनेट लॉस होगा ना, वो सारे का सारा यहीं पे कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएगा, ठीक है। सारा नहीं होगा, मतलब काफ़ी सारा हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये बात होती है, तो ये भी आपने याद रखनी है कि इन डायूरेटिक्स की एफिकेसी भी कम होती है इनकी इसकी वजह से, लूजिंग की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी की कि व्हाट इज़ द टॉक्सिसिटी ऑफ दिस डायूरेटिक्स। मैंने आपको बताया था हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, कि हमारे पास जो यूरिन के अंदर किडनी का लेवल के यूरिन के अंदर क्लोरीन का लेवल हमारे पास क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, ठीक है। द लेवल ऑफ क्लोरीन इनसाइड द यूरिन इज़ हाई एंड द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन द यूरिन इज़ ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। तो ये क्या कराएंगे, हाइपर क्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस कराएंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या कराएंगे, रीनल स्टोन्स डेवलप करा देंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब बाइकार्बोनेट आयन किडनी में जाके स्टोर होगा तो वहाँ पे किडनी स्टोन्स बन जाएंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये पोटाशियम वेस्टिंग करवाते हैं, ठीक है ना। पोटाशियम वेस्टिंग इस वजह से कराते हैं कि जैसे बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास लॉस होता है ना, तो बाइकार्बोनेट आयन इज़ अ नेगेटिवली चार्ज आयन, तो उसके साथ हमें एक पॉजिटिवली चार्ज आयन भी तो चाहिए ना। तो वो सोडियम भी हो सकता है, वो हमारे पास पोटाशियम भी हो सकता है, तो पोटाशियम इज़ अ बेटर कैंडिडेट फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद ये क्या कराते हैं, जब ये पोटाशियम वेस्टिंग करवाएंगे ना, तो हमें पता है कि पोटाशियम वेस्टिंग होगी तो हमारे पास पैरास्थीजियाज हो जाएंगे और ड्राउनिंग हो जाएगी हमारे पास, ये भी हमें बात पता है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो लास्ट इसका पॉइंट है वो है एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस। आई वांट यू गाइस टू राइट दिस डाउन इन योर रजिस्टर्स कि एनी ड्रग और एनी क्लास ऑफ ड्रग दैट रिजेंबल्स सल्फोनामाइड्स, ठीक है, एनी ड्रग और एनी क्लास ऑफ ड्रग्स दैट रिजेंबल्स सल्फोनामाइड्स विल कॉज एलर्जी, वो एलर्जिक रिएक्शंस करवाएगा, वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी करवाएगा। जितनी भी ड्रग एलर्जीज़ होंगी पेंसिलिन की वजह से, जितनी भी ड्रग एलर्जीज़ होंगी हमारे पास इन क्या कहते हैं डायूरेटिक्स की वजह से, वो सारे के सारे ड्रग्स जो होंगे ना, वो हमारे पास रिजेंबल करेंगे सल्फोनामाइड से। तो अगर आपको कोई बंदा कहे कि ये वाला ड्रग सल्फोनामाइड की तरह का है, अभी सल्फोनामाइड क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होंगे, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जो भी सल्फोनामाइड ड्रग्स होंगे ना, दीज ड्रग्स आर हमारे पास एलर्जिक, जो इनके साथ क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तो एनी ड्रग दैट रिजेंबल सल्फोनामाइड इज़ अ एलर्जन, ठीक है। इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है ना डायूरेटिक्स का, वो होता है हमारे पास लिवर के अंदर। तो दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स ऑफ हेपेटिक फेलियर या हेपेटिक सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है स्कारिंग ऑफ द लिवर। तो जिस पेशेंट के अंदर स्कारिंग ऑफ द लिवर हुई होगी ना, हम इन ड्रग्स को उस पेशेंट में नहीं देंगे, ठीक है। देखें, मैंने इन ड्रग्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी ना बुक्स के अंदर, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, दीज पॉइंट्स आर द पिन पॉइंट ऑफ दीज डायूरेटिक्स। अगर आपको ये वाला आता है ना सारा, तो इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी डोजेजेस, नथिंग लाइक दैट, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर इनफ एज दे आर, ठीक है।